जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। बॉर्डर एरियाज की निगरानी करने के लिए भारत के लिए लॉन्च होंगी 50 डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट्स। इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट मारुत। 2023 में जम्मू कश्मीर में चलाए गए अलग अलग ऑपरेशंस में 55 पाकिस्तानी सुअर हुए हैं हॉरिफाइड। इस वर्ष शॉट डाउन किए गए चाइना के स्पाई बलून ने इस्तेमाल किया था अमेरिका के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का, और चाइना ने अपने पार्लियामेंट से अपने 9 आर्मी ऑफिशियल्स को किया बाहर। गुरुवार को आईआईटी बॉम्बे में आयोजित एक टेक फेस्ट के दौरान इसरो चेयरमैन श्री एस सोमनाथ की तरफ से कहा गया कि भारत का जो न्यूक्लियर सेक्टर है वो भारत के भविष्य के स्पेस मिशंस को फ्यूल और पावर देने के लिए तैयार है। और इसरो के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर बात करते हुए उन्होंने इस बारे में भी जानकारी दी कि इन प्रोजेक्ट्स में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के कोलैबोरेशन के साथ न्यूक्लियर प्रपल्सन को विकसित करना भी शामिल है। और चंद्रयान 3 का जो प्रपल्सन मॉड्यूल था तो उसमें भी 2 रेडियो आइसोटॉप हीटिंग यूनिट्स लगाई गई थी, जो कि एक तरह से ट्रायल्स के लिए थी, लेकिन इस दौरान इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से काम किया है। इसके अलावा उनकी तरफ से भी बताया गया है कि भारत का जो स्पेस स्टेशन होगा, जो कि जाना जाएगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से, तो उसका पहला फेज 2028 तक तैयार हो जाएगा, और जबकि भारत के अपने इस स्पेस स्टेशन का जो पूरा कार्य है वो 2035 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। और ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म होगा कोलैबोरेटिव रिसर्च के लिए। और ये स्पेस स्टेशन इंटरप्लैनेटरी मिशंस, माइक्रोग्रेविटी स्टडीज, स्पेस बायोलॉजी, मेडिसिन, रिसर्च, तो इन सभी क्षेत्रों के लिए भी एक नए दरवाजे की तरह होगा। बाकी आने वाले इस नए वर्ष में ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी के लिए जो इसरो है वो अपनी एक्सपोसैट मिशन को भी लॉन्च करने के लिए तैयार है। और ये भारत का पहला डेडिकेटेड पोलरिमेट्री मिशन होगा, जबकि दुनिया में ये इस तरह का दूसरा मिशन होगा। इस तरह का जो पोलरिमेट्री एक्सप्लोरेशन मिशन है उसे पूरी दुनिया में सबसे पहले जुलाई 2021 में नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। इन सबके अलावा इसरो कुछ ऐसे सैटेलाइट्स को भी लॉन्च करने की योजना बना रही है जो एक्सक्लूसिवली G20 कंट्रीज़ के लिए होंगी, और जिनका इस्तेमाल किया जाएगा एयर पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेज, ह्यूमिडिटी कंडीशन, तो इन सभी को स्टडी करने के लिए। और जबकि भारत के सीमा क्षेत्रों पर मॉनिटरिंग करने के उद्देश्य के साथ करीब 50 रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की भी योजना है। और इसमें काफ़ी हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि बॉर्डर्स पर ट्रूप्स की मूवमेंट में संभावित बदलाव को भी स्टडी करने में मदद करेगा। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से प्रोजेक्ट मारुत को लॉन्च किया गया है, और इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देते हुए इंडियन एयरफोर्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके ये भी बताया है कि इस प्रोजेक्ट के तहत इंडियन एयरफोर्स के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को आर्काइव किया जाएगा, उन्हें डिजिटाइज किया जाएगा ताकि वो स्टडी और रिसर्च के लिए हर किसी के लिए उपलब्ध हो सके। और इसी दिशा में कई सारी फाइल्स, फोटोग्राफ्स, इन सभी को ऑलरेडी स्कैन किया जा चुका है। और जबकि इंडियन एयरफोर्स ने सभी वेटरन्स को भी कहा है कि अगर उनके पास भी कुछ पर्सनल फोटोज़, डॉक्यूमेंट्स, लॉग बुक्स या फिर पर्सनल रिकलेक्शंस हैं तो वे इन सभी को इंडियन एयरफोर्स के साथ शेयर करके इस प्रोजेक्ट में अपना योगदान दे सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो इस इनिशिएटिव के माध्यम से इंडियन एयरफोर्स का जो एक ग्लोरियस पास्ट रहा है, जो कि फाइलों में, लॉग बुक्स में अलग अलग फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो उन सभी को इकट्ठा करके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा ताकि जो आने वाली जनरेशन है तो वो एयरफोर्स के इस ग्लोरियस पास्ट के बारे में इस इन्फॉर्मेशन को आसानी से प्राप्त कर सके। और हाँ, बाकी जैसा कि इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है मारुत, तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि ये भारत के अपने पहले स्वदेशी फाइटर बॉम्बर मारुत से ही इंस्पायर्ड है। लेकिन इस नाम के साथ कंफ्यूज मत होना कि प्रोजेक्ट मारुत में केवल मारुत से ही जुड़े रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें इंडियन एयरफोर्स के लगभग सभी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया जाएगा। और वैसे इंडियन एयरफोर्स के इस इनिशिएटिव से याद आया, डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप पर इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में इस्तेमाल हुए सभी फाइटर जेट से जुड़ी हुई स्पेशल वीडियो के सभी एपिसोड्स लाइव हो चुके हैं। और इस सीरीज में हमने उन सभी फाइटर जेट्स के बारे में बात करी है जो कि 1947 से लेकर 2023 तक इंडियन एयरफोर्स में अपनी सर्विस दे चुके हैं और दे रहे हैं। और अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक डिफेंस स्क्वाड के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सेस करें इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट को। और अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आप प्रीमियम मेंबरशिप में स्पेशल डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए ही रहने वाला है। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक वर्ष 2023 में, यानी कि इस साल, जम्मू कश्मीर में टोटल 76 सुअरों को हॉरिफाइड किया गया, जिनमें से 55 सुअर तो पाकिस्तान से थे। इसके अलावा करीब 291 यानी कि 291 टेररिस्ट एसोसिएट्स गिरफ्तार किए गए और 201 ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया है। और अब केवल 31 स्थानीय आतंकी हैं जो कि यूनियन टेरिटरी में बचे हुए हैं, और ये आंकड़ा अभी तक का सबसे कम है। ऑफिशियल डेटा में भी बताया गया कि इस वर्ष 2023 में पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकियों के हमले में 14 सिविलियंस की जान गई है। और अगर आप इसे पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो इस साल आतंकी गतिविधि वाले मामलों में 63% तक की गिरावट देखी गई है। और तो और आतंकियों की रिक्रूटमेंट में भी काफ़ी कमी आई है। बाकी पत्थरबाजी वाले मामले भी लगातार गिर रहे हैं। इस वर्ष जम्मू कश्मीर में 89 टेररिस्ट मॉड्यूल्स और करीब 18 टेररिस्ट हाइडआउट्स को बस्ट किया गया है, और जबकि 99 प्रॉपर्टीज़ जिनकी कीमत होगी लगभग 170 करोड़ रुपीस
तो उन्हें भी सीज किया गया है और 68 बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज किए गए। इसके अलावा करीब 8,000 से अधिक फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और ये वो फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो कि अपनी फेक पोस्ट के माध्यम से सेपरेटिज्म और टेररिज्म को भड़काने का प्रयास कर रहे थे। और ये भी क्लियर कर दे कि ये सारा डेटा जम्मू कश्मीर की डीजीपी की तरफ से शेयर किया गया है। और बाकी आतंकियों से याद आया, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को भारत को सौंपने वाली भारत की रिक्वेस्ट पर एक प्रतिक्रिया देखने को मिली है, जिसमें पाकिस्तानी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच की तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तान को भारत की तरफ से रिक्वेस्ट रिसीव हुई है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान से हाफिज सईद भारत को सौंपने के लिए कहा है। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी बायलैटरल एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी एग्जिस्ट नहीं करती है। बाकी आसान शब्दों में उनके कहने का मतलब यह है कि उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि हाँ, भारत की तरफ से उन्हें इस तरह की रिक्वेस्ट मिली है, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी संकेत दे दिए हैं कि इस रिक्वेस्ट को पाकिस्तान स्वीकार करने वाला है नहीं, और पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं वो हाफिज सईद जैसे सुमर को अपने वहाँ पनाह देना जारी रखेगी। पर खैर, पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट कोई भी सरप्राइजिंग बात नहीं है। बस हम तो एक ही सुझाव देना चाहेंगे कि अगर भविष्य में कभी किसी अज्ञात बंदूकधारी ने हाफिज सईद को हॉरिफाइड कर दिया, फिर अब ये मत कहते रहना कि राह की साजिश है, भारत ने किया, ये किया, वो किया। बल्कि भारत ने तो क्लियरली रिक्वेस्ट भेजी है कि आप उसे हमें सौंपिए, भारत के कानून के हिसाब से उस पर कार्रवाई होगी। इस साल की शुरुआत में जो यूएस ने चाइना के एक स्पाई बलून को शॉट डाउन किया था, तो इसी मामले पर एक नया अपडेट देखने को मिला है, जिसमें यूएस ऑफिशियल्स की तरफ से इस बात का भी खुलासा किया गया है कि इस वर्ष शॉट डाउन किया गया है चाइनीज स्पाई बलून नेविगेशन और लोकेशन से संबंधित पीरियोडिक डेटा चीन तक ट्रांसमिट करने के लिए अमेरिकन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का इस्तेमाल कर रहा था, और जिसने यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस बलून की लोकेशन को ट्रैक करने में भी काफ़ी मदद करी थी। हालांकि डेटा ट्रांसमिट करने के लिए चाइना का स्पाई बलून अमेरिका के किस स्पेसिफिक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का इस्तेमाल कर रहा था, तो इस बात का खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इस बलून में वो कैपेबिलिटी थी कि वो चीन के साथ आसानी से कम्युनिकेट कर सके। और खैर, बाकी चीन तो अभी तक यही कहता आ रहा है कि वो कोई स्पाई बलून नहीं था, बल्कि वो एक वेदर बलून था। लेकिन अमेरिका यही मानता है कि वो स्पाई बलून ही था, जो कि चाइनीज मिलिट्री के एक्सटेंसिव सर्विलेंस प्रोग्राम का हिस्सा भी था। चाइना के मिलिट्री में कुछ बड़े बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि अभी हाल ही में चीन ने जहां एक तरफ अपने एक नए रक्षा मंत्री को अपॉइंट किया है, तो उसी के साथ एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि चीन ने पार्लियामेंट से अपने 9 मिलिट्री ऑफिसर्स को बाहर निकाल दिया है, जिनमें चाइनीज आर्मी की स्ट्रेटेजिक मिसाइल यूनिट के 4 जनरल्स भी शामिल हैं। और इस निर्णय की जो घोषणा है वो कल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी की मीटिंग के बाद की गई थी। हालांकि इन मिलिट्री ऑफिसर्स को पार्लियामेंट से बाहर क्यों निकाला गया है, तो इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन देखने को नहीं मिला है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब से चीन ने अपने पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू को एकदम से उनके पद से हटाया है, तो उसके बाद से ही चाइनीज मिलिट्री में हाई लेवल पर रीस्ट्रक्चरिंग देखने को मिली है। लेकिन ये सब घटनाएं देखकर इस बात के संकेत जरूर मिल रहे हैं कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ तो बड़ा हो रहा है। और वैसे चीन से याद आया, हमने अपने डिफेंस एक्सपी नेटवर्क चैनल पर चीन में उभरने वाले एक नए पैंडेमिक के बारे में वीडियो बनाई है, जो कि आपको जरूर देखनी चाहिए, और जिसमें हमने इस बात को डिस्कस किया है कि चीन में अब जो एक नए तरह के पैंडेमिक की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, तो क्या ये कोविड 2.0 की शुरुआत है या फिर कुछ और बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2017 में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए मेजर प्रसाद महादिक ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि 2024 का आर्मी डे कहां पर सेलिब्रेट किया जाने वाला है। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक पक्का करना। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए तो कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है। बाकी squadron.in पर जाकर नए डिज़ाइंस को चेकआउट करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।